एपिसोड 7 नई स्कीम। हमीद फरीदी की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर और ज़्यादा छेड़ना मुनासिब ना समझा। वो ये भी जानता था कि फरीदी पर इस किस्म की सोच के दौरे कभी कभी पड़ा करते थे और उसके बाद वो ऐसे ऐसे भयानक काम कर डालता था कि जिनके ख्याल ही से अच्छे अच्छे को हैरानी हो जाती थी। खाने के दौरान भी उन दोनों में कोई बात ना हुई। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके दोनों दफ्तर रवाना हो गए। अभी फरीदी अच्छी तरह बैठने भी ना पाया था कि जैक्सन ने यहाँ से बुलावा आ गया। कई भाई खैरियत तो है? आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, जैक्सन ने कहा। क्या बताऊं, आज बड़ी गहरी चोट हो गई है, फरीदी ने नरम आवाज में कहा। उसके बाद उसने सारी कहानी जैक्सन को बता दी। तुमने बहुत बड़ी गलती की, जैक्सन ने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें उस लड़की को फौरन हिरासत में ले लेना चाहिए था। अफसोस, बहुत अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। अगर वो गिरफ्तार हो जाती तो शायद लिनॉर्ड भी ना बच सकता। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि लिनॉर्ड को गिरफ्तार कर लेना हंसी ठट्टा नहीं है। खैर, मैं दुनिया में किसी बात को भी नामुमकिन नहीं समझता, जैक्सन ने कहा। लेकिन साहब, मुझे तो उसकी गिरफ्तारी नामुमकिन ही नजर आ रही है, फरीदी मायूसी से बोला। मुझे हैरत है, जैक्सन ने ताज्जुब से कहा। मैंने कभी तुम्हारे मुंह से इस तरह के मायूस जुमले नहीं सुने। पहले कभी इतने भयानक आदमी से मुलाकात भी नहीं हुआ। कुछ भी सही, जैक्सन ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लेकिन कम से कम तुम्हारे मुंह से इस किस्म के जुमले कुछ अच्छे मालूम नहीं होते। ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, फरीदी ने कहा। लेकिन मैं इसी में अपनी भलाई समझता हूँ कि खामोशी से बैठ जाऊं। क्या मतलब? जैक्सन ने चौंक कर कहा। क्या तुम इस केस से हाथ उठाना चाहते हो? जी हाँ, फरीदी ने कहा। अगर इस पर मेरे अफसर राजी ना हुए तो मजबूरन मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। भाई, आज मैं तुम्हारे मुंह से बड़ी अजीब बातें सुन रहा हूँ, जैक्सन ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। आखिर तुम्हें डर किस बात का है? ज़रा ये तस्वीर देखिए। फरीदी ने उसकी तरफ एक तस्वीर बढ़ा दी। जैक्सन तस्वीर देखते ही उछल गया। कभी वो फरीदी की तरफ देखता और कभी तस्वीर की तरफ। ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बीबी हैं। तो क्या तुम? जी हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं इस बूढ़ी औरत के साथ। तो फिर इसका मतलब क्या है? जैक्सन ने हैरत से कहा। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस केस से हाथ ना उठाया तो लिनॉर्ड इस तस्वीर को एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देगा। ये तुम्हें मिली कैसे? जैक्सन ने पूछा। फरीदी ने सारा वाकया सुना दिया। तो इसका ये मतलब है कि प्रिंस अदनान को शक की बिना पर हिरासत में ले लेना चाहिए। ये काम आसान नहीं है, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इराक के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता है। कहीं वही लिनॉर्ड ना हो? जैक्सन ने जल्दी से बोला। खुदा बेहतर जानता है, फरीदी ने कहा। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, क्यों ना उन अखबार वालों को पकड़ा जाए? जैक्सन बोला। उनके खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वाकई ये मामला बहुत ही पेचीदा है और इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, फरीदी ने कहा। तुम अजीब आदमी हो, जैक्सन ने कहा। बस इस एक तस्वीर से डर गए? अरे मियाँ, ऐसे चमत्कार तो हर अच्छा फोटोग्राफर दिखा सकता है, लेकिन कोई शौहर उसे मानने के लिए तैयार ना होगा, फरीदी ने कहा। खैर, अंग्रेज शौहर इतने सख्त नहीं होते, जैक्सन ने गर्व से कहा। ना होते हों, लेकिन अगर इसी तरह किसी हिंदुस्तानी शौहर से वास्ता पड़ गया तो फिर मैं कहीं का ना रहूँगा। आखिर तुम डरते क्यों हो? जैक्सन बोला। मैं तो मौजूद हूँ। नहीं साहब, बात दरअसल ये है कि अब मैं अपनी नौकरी से कुछ तंग आ गया हूँ। ये और बात है, जैक्सन ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह इसकी राय नहीं दूंगा कि तुम इस मामले को अधूरा छोड़कर अलग हो जाओ। इससे तुम्हारे पिछले कामों पर भी खाक पड़ जाएगी। साहब, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? फरीदी ने कुड़कर कहा। अपनी छानबीन जारी रखो। अगर तुमने ये काम अंजाम दे दिया तो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये लालच मेरे लिए कम नहीं, फरीदी ने कहा। खैर, मैं कोशिश करूंगा। वैसे मुझे कामयाबी की 1% भी उम्मीद नहीं है। तुम नवाब रशीद दुजुमा से मिलकर इस चीज़ की तस्दीक क्यों नहीं करते कि क्या तुम्हें धोखा देने वाली हकीकत में उसकी लड़की ही थी? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि इस किस्म की कोई भी लड़की अपना सही पता ठिकाना नहीं बता सकती। तुम्हारा ये ख्याल भी सही मालूम होता है, जैक्सन ने कहा। फिर आखिर अब क्या करोगे? न्यू स्टार के दफ्तर की निगरानी, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा।
ये बात अब मंजिल को पहुंचा गई है कि लिनॉर्ड इसी अखबार के जरिए अपना जाल फैला रहा है। पहले मैं भी इसे तुम्हारा शक समझता था, जैक्सन बोला, लेकिन अब मुझे भी कुछ कुछ यकीन आ गया है। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि इस तरह भी हम लिनॉर्ड को ना पा सकेंगे। ये और बात है कि उसके एक एजेंट गिरफ्तार हो जाएंगे। वो खुद मालूम नहीं किस तहखाने में बैठा अपना काम किया करता है। बहरहाल कुछ भी हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैक्सन ने कहा। सच पूछिए तो मैं आप ही की हिम्मत दिलाने पर अब तक डटा हुआ हूँ, वरना कभी का अलग हो गया होता। बात यह है कि मैं तुम्हें सारी दुनिया से मशहूर देखना चाहता हूँ, जैक्सन ने कहा। शुक्रिया, फरीदी ने उठते हुए कहा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अब मैं 3-4 दिन तक दफ्तर ना आ सकूंगा। क्यों? जैक्सन ने चौंक कर कहा। मैं न्यू स्टार के दफ्तर के कोने कोने से जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, फरीदी बोला। लेकिन तुम वहाँ किस हैसियत से रहोगे? जैक्सन ने कहा। ये भी बता दो ताकि वहाँ तुम्हारा हिफाजत की जा सके। मैं वहाँ मामूली मजदूर के भेस में रहूँगा, फरीदी को सोचते हुए कहा। घनी सफ़ेद दाढ़ी, फूली हुई नाक और माथे पर गहरे जख्म के निशान। जैक्सन ने खुशी से सिर हिलाया। फरीदी उठकर चला गया। उसी दिन रात को फरीदी घर पर सार्जेंट हामिद के हिदायत दे रहा था। मेरे बताए हुए हुलिये के बूढ़े के बेस में तुम्हें न्यू स्टार के दफ्तर में रहना होगा और उस वक्त तक तुम वहाँ मौजूद रहोगे जब तक तुम्हें वहाँ से हटाया ना जाए, फरीदी ने कहा। उसने हमीद को अपनी पूरी स्कीम बता दी। लेकिन मैं वहाँ खपूंगा कैसे? हमीद ने कहा। अगर इस शक्ल का वहाँ कोई और हो तो? अगर वहाँ इस शक्ल का कोई आदमी ना होता तो मैं ये प्रोग्राम ही ना बनाता, फरीदी ने कहा। तो फिर उस आदमी का वहाँ आने से कैसे रोकेंगे? हमीद ने कहा। अरे भाई, वो सब मैं कर लूँगा। अच्छा, तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह उसकी सूरत जहन में बिठा लो। थोड़ी देर बाद दोनों शहर के एक घटिया से शराब खाने में पहुंचे। ये शराब खाना भी था और होटल भी। बाहर से आए हुए कम हैसियत वाले मुसाफिरों के लिए यहाँ सस्ते कमरे भी मिल जाते थे। फरीदी और हमीद को देखते ही होटल का मैनेजर लपक कर उनके करीब आ गया। कहिए हुजूर, खैरियत तो है? उसने मुस्कुराकर कहा। मेरे कमरे की कुंजी, फरीदी ने। और हाँ, फजलू को भेज दो। मैनेजर ने फरीदी को एक कुंजी ला कर दे दी। फरीदी और हमीद सीढ़ियों चढ़कर एक बंद कमरे के सामने आकर रुक गए। फरीदी ने ताला खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। फरीदी ने माचिस जलाकर ताक पर रखी हुई मोमबत्ती जलाई। ये आपका कमरा? हमीद ने हैरत से पूछा। हाँ, इसे बहुतेरे कमरे मैंने शहर के अलग अलग हिस्सों में ले रखे हैं, फरीदी ने कहा। और मुझे इनके बारे में नहीं मालूम, हमीद ने पलकें झपकते हुए कहा। यूं ही मौका पड़ने पर तुम्हें भी धीरे धीरे इनके बारे में मालूम हो जाएगा, फरीदी ने कहा। जानते हो होटल का मैनेजर कौन है? नहीं, एक बदमाश और 10 नंबर का आदमी, मगर है बड़े काम का, फरीदी ने कहा। सीढ़ी पर आहट सुनाई दी और कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी कमरे में आया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। फजलू, तुम न्यू स्टार प्रेस में ही काम करते हो ना? फरीदी ने कहा। जी हुजूर। अच्छा देखो, तुम्हें कुछ दिन तक इसी कमरे में रहना है और तुम्हारे भेस में ये तुम्हारा काम करेंगे। अरे हुजूर, कोई ख़ास काम हो तो मुझे ही बताइए, बूढ़ा बोला। नहीं, तुम ना कर सकोगे, जैसे हजूर की मर्जी, बूढ़े ने कहा। 1 घंटे बाद मुझे काम पर जाना होगा। आजकल नाइट ड्यूटी में हूँ। अच्छा हमीद, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें फजलू बनाए देता हूँ, फरीदी ने कहा और कमरे में रखे हुए एक बड़े संदूक को खोलकर उसने भेस बदलने का सामान निकालना लगा। थोड़ी देर के बाद उस कमरे में एक ही शक्ल के 2 बूढ़े खड़े थे। उनमें एक बूढ़ा बाहर चला गया और दूसरा वहीं खड़ा रहा। हाँ तो फजलू, अब तक तुम्हें मेरी तरफ से कोई खबर ना मिले, तुम यहीं इसी कमरे में रहना। मैंने इंतज़ाम कर दिया है, तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहीं पहुंचती रहेंगी। अब फरीदी ने भी भेस बदलना शुरू किया। लगभग आधे घंटे के बाद उसकी जगह पर एक अधेड़ उम्र का मिलिट्री अफसर खड़ा सिगार पी रहा था। फजलू उसे हैरत से देख रहा था। फजलू, मुझे खबर मिली है कि तुमने मेरी कोकिन का कारोबार शुरू कर दिया है, फरीदी ने कहा। अब सरकार से क्या पर्दा, फजलू ने सिर खुजाते हुए कहा। प्रेस की नौकरी में इतना नहीं मिलता जिससे पेट पल सके। महीने में 1000 रुपये तो सिर्फ बाल बच्चों के लिए गांव भेज देना पड़ता है। खैर, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मामला मेरे हाथ तक ना पहुंच पाए, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा, फरीदी ने कहा। अरे नहीं सरकार, ज़्यादा नहीं, बस धेले दमड़ी का रोज़गार हो जाता है, फजलू ने सिर हिलाकर कहा।
खैर तुम लोगों को देला दमड़ी में अच्छी तरह समझता हूँ, फरीदी ने सिर हिलाकर कहा। फजलू दांत निकाल कर हंसने लगा। अच्छा अब मैं चला। देखो जो कुछ समझा दिया है उसके खिलाफ ना होने पाए। मजाल है सरकार इसके खिलाफ हो जाए, आपके लिए जान भी जाए तो हाजिर है, फजलू ने कहा। फरीदी मिलिट्री अफसर के भेस में हाथ में एक सूटकेस लटकाए बाहर आया और टैक्सी करके रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया।